Okay, today we will solve an example related to PERT, program evaluation and review technique. That is very easy method. There is no concept in that particular method. So simple फार्मूला हैं, उस फार्मूलों को हम पुट करेंगे वैल्यूज़ और हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगे. बिल्कुल सिंपल है. दिस इज एन एग्जांपल. इस एग्जांपल को पढ़ते हैं और थोड़े समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे. ऐसे ही एग्जांपल आपको या ऐसे ही प्रॉब्लम आपको पेपर में भी गिवन होगा. बिल्कुल इसी तरीके का ये स्लाइड में जैसे ही डेटा गिवन है ऐसे ही डेटा आपको गिवन होगा इन दी पेपर. सो क्या है, प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 7 एक्टिविटीज वेयर द एस्टिमेटेड टाइम्स. एक प्रोजेक्ट है जिसमें 7 एक्टिविटीज हैं, जिसमें एस्टिमेटेड टाइम्स मींस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, द पेसिमिस्टिक टाइम and most likely time are shown in the table. Perform the following activities using the table. So हमारे पास यूजिंग द गिवन टेबल लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज टेबल एक्चुअली. सो हमारे पास ये टेबल गिवन है. टेबल में क्या क्या चीज़ें पहले देखें कि हमारे एक्टिविटीज़ के नाम है, उसके बाद प्रेडिसेसर्स हैं, एक्टिविटीज़ के प्रेडिसेसर जिससे हम अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास गिवन है द टी नॉट, टी एम एंड टी पी. इसमें टी नॉट का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टी एम का मतलब है मोस्ट लाइकली टाइम एंड टी पी का मतलब है पेसिमिस्टिक टाइम. मतलब हर एक्टिविटी के लिए हमारे पास टी नॉट, टी एम एंड टी पी गिवन है. ए एक्टिविटी के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए टी नॉट, टी एम एंड टी पी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. कैलकुलेट क्या करना है हमें, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है. और यहाँ ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमें परफॉर्म करनी है. कौन कौन सी? First of all, we have to draw the network diagram and identify the critical path. नेटवर्क डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्रिटिकल एक्टिविटीज या क्रिटिकल पाथ हमें मालूम करना है. ठीक है, इस पूरे सिचुएशन के लिए लाजमी है आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा. उसके बाद अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश फाइंड करना पड़ेगा. उसमें से आप टोटल फ्लोट निकालोगे. टोटल फ्लोट के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ दी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और कौन 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 से पाथ क्रिटिकल पाथ है. ठीक है, एक ये हो गया. सेकंड बोल रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एक्सपेक्टेड टाइम के लिए कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, वेरिएंस के कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए भी हमारे पास फार्मूला है. एक्सपेक्टेड टाइम के लिए अगर याद होगा आपको तो दैट वाज द आई थिंक टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपॉन 6. वेरिएंस के लिए था टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 होल स्क्वायर. और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. ये मेरे ख्याल में फार्मूलाज हैं. सो इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे द एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 22 डेज. सो हमें ये भी देखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसका नेटवर्क डायग्राम हमारे पास गिवन है या एक्टिविटी या प्रेडिसेसर गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 22 डेज में कंप्लीट हो जाएगी. अदर इट इज़ प्रोबेबिलिटी इज 50%, 60%, 70%, 80%, 100%. कितनी है प्रोबेबिलिटी, ये भी हमें फाइंड करना है. ये भी हम फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी का अलग फार्मूला है. So first of all, calculating the network diagram and identify the critical path. First फाइंड करते हैं. सो मैंने यहाँ पर पहले ही नेटवर्क डायग्राम ड्रा कर दिया है, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम आपको ड्रा करना आता है इजीली. नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं वो पहले ही आप सीख चुके हो. सो मैंने यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम ऑलरेडी ड्रा कर दिया है. नेटवर्क डायग्राम ड्रा करने के बाद मैंने अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश ऑफ ईच एक्टिविटी कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद मैंने देखा कि भाई कौन कौन से एक्टिविटीज़ का टोटल फ्लोट ज़ीरो है. सो मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा कि बी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट ज़ीरो आ रहा है, एक बी एक्टिविटी का, दूसरा ए एक्टिविटी का एंड तीसरा दी जी एक्टिविटी का. सो इन तीनों एक्टिविटीज़ को की जो क्रिटिकल जो टोटल फ्लोट है वो ज़ीरो आ रही है. ठीक है, अब टोटल फ्लोट ज़ीरो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं. सो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू भी आ गई कि भाई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं. सो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का जो भी पाथ होता है वो क्रिटिकल पाथ कहते हैं. सो हमारे पास क्रिटिकल पाथ भी आ गया, दैट इज़ बी, ई एंड जी. क्रिटिकल पाथ इज बी, ई एंड जी.
और उसके ड्यूरेशन को अगर ऐड करेंगे तो दैट विल बी 5, बी का ड्यूरेशन है 5, ई का ड्यूरेशन है 7 एंड जी का ड्यूरेशन हमारे पास आ रहा है 8। सो 5 प्लस 7 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 20। सो हमारे पास वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट टाइम इज कमिंग एज 2020। ठीक है। सो नेक्स्ट है, अब हमें कैलकुलेट करना है द एक्सपेक्टेड टाइम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ईच एक्टिविटी। सो हमारे पास ये टेबल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, जो वाइट में मैंने वहाँ पर शो कर दिया है, जिसमें एक्टिविटी प्रेडिसेसर ड्यूरेशन टी नॉट टी एम एंड टी पी ऑलरेडी हमारे पास गिवन होगा पेपर में। ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है द एक्सपेक्टेड टाइम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस हर एक्टिविटी को अगर वन बाय वन आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपकी मर्जी है, अगर टेबल में कैलकुलेट करोगे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन टेबलर फॉर्म में कैलकुलेट करते हो तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहता फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम। सो एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला क्या है, टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। सो इस फार्मूले को यूज़ करके हम एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी ए बी सी डी एंड अप टू जी एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास ए एक्टिविटी के लिए अगर एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करें तो दैट इज द टी नॉट इज 2, टी एम इज 2 एंड टी पी इज 8। सो यहाँ पर हमने फार्मूले में पुट किया टी नॉट इज 2 प्लस 4 टी एम, सो 4 इंटू टी एम इज 2 प्लस द टी पी इज 6, टी पी इज 8 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 8 प्लस 8 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाय सॉरी 8 प्लस 8 will be 16, 16 plus 2 will be equal to 18, 18 divided by 6 will be equal to 3। सो हमारे पास इस एक्सपेक्टेड टाइम का वैल्यू जो आई है दैट इज 3। इसी तरीके से एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बी कैलकुलेट करोगे आप, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सी डी ई एंड एफ एंड जी कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, फार्मूला आपके पास गिवन है, उसमें आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करके और जो भी आंसर आए यहाँ पर प्लेस करते जाओगे। ठीक है। सो एक्सपेक्टेड टाइम इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी। सो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला है टी पी माइनस टी नॉट अपॉन 6 होल स्क्वायर। ठीक है। सो ए एक्टिविटी के लिए पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, बाकियों के आप खुद कैलकुलेट करोगे। सो ए एक्टिविटी के लिए टी पी है हमारे पास 8 एंड टी नॉट हमारे पास 2 है। सो टी पी माइनस टी नॉट मीन्स 8 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 6 and 6 divided by 6 will be equal to 1 and 1 whole square will be also equal to 1। ठीक है। इसी तरीके से आप एक्टिविटी बी सी एंड डी की भी कैलकुलेट करोगे। एंड द नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो जो भी आया दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी का वेरिएंस आया 1, यहाँ पर एक्टिविटी ई की बात करें तो एक्टिविटी ई की जो वेरिएंस है दैट इज 4। सो 4 का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 2। इसी तरीके से आप वेरिएंस निकालोगे। सो वेरिएंस भी आपको क्लियर हो गया। सो ये सिंपल इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज यूज़ करके आप एक्सपेक्टेड टाइम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, दैट इज़ द बी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी एंड जी एक्टिविटी। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये तीनों एक्टिविटीज़, ये थ्री जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। सो हमारे हमें जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं ना वो हमारे काम आती हैं एक कैलकुलेशन में, आगे चलकर बताऊंगा कि कौन से कैलकुलेशन है। सो यहाँ पर पहले आप देख लें कि बी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ई एक्टिविटी का क्या है और जी एक्टिविटी का क्या है। सो बी एक्टिविटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ 1, ई एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 2 एंड जी एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है आल्सो 2। सो अगर इन तीनों एक्टिविटीज़ के स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करेंगे दैट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है। ये याद करना कि भाई क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐड कर रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था 5। बस ये इतना याद कर लें। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ
probability of the completion of project in 22 days. So now we are going to calculate the probability of completion of project in 22 days. So हमारे पास probability calculate करने का procedure ये है. तो first of all we have to calculate z. z के लिए फार्मूला क्या है? x minus u upon दी सिग्मा, या z के लिए ये सेम फार्मूला है t माइनस टीसीपी अपन सिग्मा सीपी. ये जो है ना आपको मेमोराइज करने में आसानी होती है. t माइनस टीसीपी अपन सिग्मा सीपी. t का मतलब है द प्रोवाइडेड टाइम. सो प्रोवाइडेड टाइम आपके पास 22 डेज है. टीसीपी का मतलब है द टाइम ऑफ क्रिटिकल पाथ या टोटल प्रोजेक्ट टाइम. सो टोटल प्रोजेक्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 20. एंड सिग्मा सीपी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटीज आए थे उसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा था? 1 + 2 + 2 = 5. ठीक है, इस फार्मूले से हम z निकालेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ z के लिए सिंपल फार्मूला है. फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. यहाँ पर t का वैल्यू गिवन है, टीसीपी हमने पहले ही कैलकुलेट करके आए क्रिटिकल एक्टिविटी से, और सिग्मा सीपी आप कैलकुलेट करोगे बाय एडिंग दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज. सो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर रहा है. सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल 1 + 2 + 2 = 5. now we are putting the value in the formula of z, that is z is equal t is the provided time minus tcp, the path of the total project time, that is 20, divided by sigma we have calculated as 5. So we have put the value of sigma as a 5 here. So the overall answer of this z is coming as 0.4. So z की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 0.4. ये याद कर लेना, 0.4 है. Now we will calculate the probability of completion of project according to z is equal to 0.4. z के वैल्यू पर कैलकुलेट करके उसके बाद अकॉर्डिंग टू z वैल्यू we have to calculate the probability of occurrence in that particular day. So हमारे पास z की वैल्यू आई है, that is 0.4. so the next equation which we follow, that is p probability of z less than equal to 0.4 is equal to 0.5 plus z at 0.4. means z at 0.4 is something which whose value we will calculate by using the given table कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर 0.5 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास. इस स्टैंडर्ड फार्मूले के यूज़ करके ही हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. जितना भी z का वैल्यू आया वो यहाँ पर आप प्लेस करोगे. पी z इज लेस देन इक्वल टू 0.4. अगर आपके वैल्यू आई है 0.6, 0.8, 1.2 जितनी भी आई है तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.2, 1.2, 1.6. उसके बाद 0.5 कांस्टेंट रहता है, प्लस z सेम रहता है, और ब्रैकेट में आप वही वैल्यू निकालते हो जो z की वैल्यू होती है यहाँ पर 0.4. now we will calculate the value of z 0.4. so from table z 0.4 is equal to 0.1554. अब ये कैसे आया? ये इस पर्टिकुलर टेबल से आया. देखें ये टेबल, ये इस टेबल से हम निकालेंगे z 0.4 की वैल्यू. अच्छा, वो जो 0.5 है ना एक्चुअली वो कहाँ से आया? लिखा हुआ था ना यहाँ पर 0.5, ये 0.5 प्लस z एट 0.4. सो 0.5 कहाँ से आया? 0.5 ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से आया. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का अगर मैं देखें, सो जीरो से लेफ्ट साइड जो भी एरिया होगा वो 50% होगा, और जीरो से राइट साइड जो भी एरिया होगा वो 50% होगा. ठीक है. सो जो लेफ्ट साइड वाला 50% है वो हम हमेशा कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज 0.5. इसलिए ये जो वैल्यू है ना 0.5, इसलिए यहाँ पर इस वैल्यू को 0.5 को कांस्टेंट रखते हैं. अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी z 0.4, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z एट 0.4. सो यहाँ पर देखें 0.4 एंड 0.0 की वैल्यू कितनी आ रही है. तो यहाँ पर 0.4 है
ये 0.4 है, और 0.4 और 0.00 को अगर देखें तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.1554। यहाँ पर वैल्यू है 0.1554। इसी तरीके से अगर आपके z का की वैल्यू अगर आपके पास 0.8 आ जाए तो यहाँ पर 0.8 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.2881। इसी तरीके से आप किसी भी कोई भी वैल्यू आए आपके पास, इस टेबल को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारे सिचुएशन के हिसाब से 0.4 की वैल्यू है 0.1554, इसको याद करना। सो यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट किया है फ्रॉम टेबल z 0.4 इज इक्वल 0.1554। सो वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ऑफ z 0.4 ओवर हेयर, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो पी z लेस देन इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.1554, दैट विल बी इक्वल टू 0.6554। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वैल्यू आएगा 65.54। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन 22 डेज इज 65 प्लस 54%। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ यहाँ पर अगर ये जो z की वैल्यू है अगर पॉजिटिव आ रही है आपके पास, 0.4 इज द पॉजिटिव वैल्यू, सो यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लस रखेंगे 0.5 प्लस z एट 0.4। अगर यहाँ पर वैल्यू माइनस आता ना, -0.4, तो यहाँ पर हम जो नोटेशन है वो माइनस का ही रखते हैं, 0.5 माइनस 0 z एट 0.4। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रॉब्लम में आ जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 18 डेज, तो 18 डेज में अगर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आप 22 की जगह पे 18 रखोगे। सो विल बी 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5। सो 18 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 विल बी आई थिंक माइनस 0.4। सो माइनस 0.4 अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर आप 0.5 माइनस जेड एट 0.4 लिखोगे। ये याद रख लेना, अगर माइनस में वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पर इस इक्वेशन में भी माइनस आप यूज करोगे सिंपली। सो यू हैव कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 22 डेज। इसमें भी कोई इतना ट्रिकी बात नहीं है, सिर्फ यही ट्रिकी बात है कि जो भी वैल्यू आ रहा है उसको टेबल से देखकर उसके z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। जितना भी वैल्यू आ रहा है वो आप टेबल से निकालोगे, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करोगे। सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर डे। सिंपल एज दैट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। हमने कैलकुलेट किए, क्या क्या कैलकुलेट किए हैं। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया, नेटवर्क डायग्राम बना के क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन 22 डेज। ये हमने सारे कैलकुलेट कर लिए। ओके, a project is composed of 11 activities where the estimated time, all the times are shown in the table। it सभी यहाँ के टेबल में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम आपके पास गिवन है। और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, ड्रा द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। ये एक्टिविटी एंड प्रेडिसेसर आपके पास गिवन है, इसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बनाओगे। और यहाँ पर ड्यूरेशन भी आपके पास गिवन है, ए का 2, बी का 3, सी 2, डी 4। इसके हिसाब से आप क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लोगे, क्रिटिकल पाथ भी कैलकुलेट करोगे, क्रिटिकल ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करोगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हमने टेबल में कैलकुलेट किया उसी तरीके से आप using the optimistic time, most likely time and pessimistic time, you have to calculate these three things: expected time, variance and standard deviation. In last you have to calculate the probability of completion of project in 24 days। so same तरीके से आप देखोगे कि इसका टोटल प्रोजेक्ट टाइम कितना हो रहा है, फिर उसको माइनस 24 को माइनस करोगे उस टोटल प्रोजेक्ट टाइम से, डिवाइडेड बाय दी वैल्यू ऑफ सिग्मा सी पी जितनी भी आए तो उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट के जो प्रोबेबिलिटी है यूजिंग द टेबल आप कैलकुलेट करोगे एंड यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, ये आपके पास एक होमवर्क है। सेकंड होमवर्क इज दिस होमवर्क। इन होमवर्क में कोई क्वेश्चन है? हाँ बाबा। जो डायग्राम भले एरिया ऑफ नोट्स ना ठायूं।
एक्टिविटी या एरो डायग्राम ते ठाहियो त बहितर आहे, नोट ते ठाहियो त बि ख़ैर आहे। असांखे जेको खपे उहो खपे क्रिटिकल एक्टिविटीज़। क्रिटिकल पाथ सां कमु आहे हा, सो तव्हां एक्टिविटी या एरो डायग्राम ते ठाहियो या एक्टिविटी या नोट डायग्राम ते, नो इशू। So this is second problem. Solve the following problem for a project in which three time estimates, the triple estimate is optimistic time, most likely time and pessimistic time are shown on the network diagram of project shown in figure 1. इस फिगर में आपके पास टी नॉट, टी एम एंड टी पी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हर एक्टिविटी के लिए। अब एक्टिविटी का नेम्स जो है ना वो आप अपने हिसाब से प्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल ये जो एरो है इसके ऊपर ए एक्टिविटी का नाम प्लेस करो, यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अपने हिसाब से आप प्लेस कर सकते हो, नेम्स ऑफ एक्टिविटीज प्लेस कर देना खुद ही। सो यहाँ पर तीन वैल्यूज हैं 2, 5, 8। इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ टी नॉट, सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ टी एम एंड थर्ड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ टी पी। टी नॉट, टी एम एंड टी पी। ठीक है, फिगर में जितने जितने भी एक्टिविटीज हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू टी नॉट, सेकंड वैल्यू टी एम एंड थर्ड वैल्यू टी पी की है। So for this network, find out the expected time, variance and standard deviation, ये तीनों चीज़ें आपको find करनी है। Also find the probability of completion of project in 22 days, ये भी आपको find करना है probability के 22 days में project की completion के कितनी है probability। लाजमी है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आप जब कैलकुलेट करोगे। अच्छा, इस मेथड में आप टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, विद द हेल्प ऑफ टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पाथ मेथड अगर भी कैलकुलेट करना चाहो तभी भी आपकी मर्ज़ी है। याद है ना लॉन्गेस्ट पाथ मेथड, मैंने आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट पाथ मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्रिटिकल एक्टिविटीज या क्रिटिकल पाथ कौन सा है। सबसे पहले देखोगे कि इसमें कितने पाथ बन रहे हैं। अगर 3-4 पाथ बन रहे हैं तो सारे पाथ आप नोट करोगे, उसके बाद सारे पाथ की ड्यूरेशन को ऐड करोगे। सो जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम आया दैट विल बी दी critical path and the activities on that critical path will be called as critical activities। तो उससे करो या एक फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट्स कैलकुलेट करके करो, ये आपकी मर्जी है, डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी आप कैसे अज्यूम करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अज्यूम टी नॉट वैल्यूज एज ड्यूरेशन। ठीक है, एक्टिविटीज़ आपके पास यहाँ पर गिवन है, प्रेडेसेसर वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क डायग्राम ड्रा किया हुआ है। और बाकी बचा है ड्यूरेशन कि ए का ड्यूरेशन कितना लें, बी का ड्यूरेशन, सी का ड्यूरेशन, डी का ड्यूरेशन, क्योंकि आप जब अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ड्यूरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो बोल रहा है कि भाई जो टी नॉट वैल्यू हैं उनको आप एज अ ड्यूरेशन अज्यूम करो। सो ए का ड्यूरेशन हमारे पास 2 हो जाएगा, बी का ड्यूरेशन 3 आ जाएगा, सी का ड्यूरेशन 4 एंड ई का ड्यूरेशन 4। सो फर्स्ट वैल्यू ऑफ these three values, first values from these three values are the duration of activities। टी नॉट की वैल्यूज तो हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो फर्स्ट वैल्यूज हैं इसको आपको बोल रहा है कि इसको एज अ ड्यूरेशन अज्यूम करो। सो इसको आप ड्यूरेशन अज्यूम करके फिर कैलकुलेट करना। ठीक है, दीज आर द टू एग्जांपल्स। इन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद कल इन दोनों में से जो भी एक आपको इजी लगे वो सॉल्व करके मुझे भेज देना, लेकिन टीम वर्क करो तो अच्छी बात है। आर्ट जो है, अच्छा ऐसे करते हैं ना, बस सही है, समझ में आ गया। आर्ट वाले जो भी हैं 1, 3, 5, 7 जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बेटा याद कर लो, आर्ट वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो ये सॉल्व करेंगे और जो इवन वाले हैं वो ये सॉल्व करेंगे।